कि गठबंधन के साथी ही ना सिर्फ अपनी सीटें ज्यादा लाने के चक्कर में हैं, बल्कि अपने दूसरे गठबंधन के साथी की सीटों को कम करने के लिए उसकी टांग खिंचाई करने में भी पूरी तरह से लगे हुए और जुटे हुए आपको नजर आएंगे। चुनाव के बाद किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग का अगर ऐसा कोई भी प्रयास होता है शिवसेना शिंदे की तरफ से या एनसीपी अजीत पवार की ओर से, तो उसको कंट्रोल करने की जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भाजपा अभी से तैयार करके चल रही है। अगर आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो भाई आपका स्वागत है। आप भले ही अशोक चव्हाण हो, आप भले ही एकनाथ शिंदे हो, आप भले ही अजीत पवार हो, आप भले ही पीडीपी हो, आप कुछ भी हो, आप नीतीश कुमार हो जो 2 बार छोड़कर जा चुके, दोबारा आ रहे हैं तो आ जाइए, वेलकम है। आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो आइए। चुनाव के बाद का गठबंधन क्या होगा, उस सरकार की शेप क्या होगी, उस सरकार में शामिल पार्टियां कौन कौन सी होंगी, कौन साथी होंगे, कौन ऐसे लोग जो आज साथी हैं कल साथी नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा मैदान खुला पड़ा है। नमस्कार, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज फिर से हम एक बार बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में जो गड्ढमड और पूरा एक उलझा हुआ है पूरा मामला चुनाव का, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देखते देखते आप ये चैनल पर मेरा विश्लेषण देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप मेरी बातचीत सुनते जाइए और साथ में उस सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आप वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए साहब, बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले, चुनावी चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक स्पोर्ट्स की बात करना चाहूंगा। जब भी आपने देखा होगा एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स होते हैं या इवन नेशनल लेवल पर भी जो एथलेटिक्स मीट्स होती हैं, जिसमें दौड़ हो गया या बाकी सब एथलेटिक्स से जुड़े हुई प्रतिस्पर्धाएं हो गई, उसमें एक दौड़ होती है जिसको कहते हैं 4x100 मीटर या 4x400 रिले दौड़। बेसिकली वो 100 मीटर हो या 400 है, वो रिले दौड़। रिले दौड़ में क्या होता है कि एक टीम दौड़ती है। जैसे दूसरी दौड़ की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें एक इंडिविजुअल दौड़ता है, जबकि रिले दौड़ में एक 4 प्रतिस्पर्धियों की एक टीम होती है और उनके हाथ में एक एक बैटन पकड़ी होती है। उनको 100 मीटर या 400 मीटर जो भी कवर करना होता है। तो जो सबसे पहले वाला धावक होता है वो तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और आगे उसकी टीम का दूसरा धावक, यानी जो दूसरा दौड़ने वाला जो स्प्रिंटलर है, वो वहां पर तैयार खड़ा होता है। वो अपनी बैटन उसको देता है और आगे वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो उस हिसाब से जो टीम सबसे पहले उस दौड़ को कंप्लीट करती है वो उस दौड़ को जीत जाती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए साहब कि उस 4 लोगों की जो टीम है उसमें कुछ खिलाड़ी अच्छे होंगे, कुछ तेज दौड़ने वाले होंगे, कुछ थोड़ा कम दौड़ने वाले होंगे और हर टीम का कोई ना कोई बेस्ट खिलाड़ी होगा। अब एक व्यक्ति एक टीम का बैटन लेकर आगे चला और आगे जाके उसने अपनी टीम की बजाय दूसरी टीम का जो सबसे आगे उसको प्रतियोगी मिला उसको बैटन पकड़ा दी और वो भी आगे दौड़ गया। अगर इस तरह से खेल के नियम बदल जाएं तो शायद आप उन दौड़ने वाले खिलाड़ियों में बेस्ट 4 निकाल ही पाएंगे। अब आप कहोगे कि इसका महाराष्ट्र की राजनीति या महाराष्ट्र में चल रहे चुनाव से क्या इसमें ताल्लुक है? ताल्लुक है दोस्तों। आज महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष रूप में जो देखने को मिलता है कि 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक महायुति जिसमें भाजपा है, शिवसेना शिंदे गुट है और एनसीपी अजीत पवार गुट है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, जो कि 2.5 साल की सरकार जिन्होंने चलाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में, तब तो शिवसेना एक ही थी लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उसमें शरद पवार भी हैं, उनकी भी एक ही पार्टी हुआ करती थी तब एनसीपी, और साथ में कांग्रेस। तो ये जो 2 गठबंधन सामने सामने आपको नजर आ रहे हैं, वो उन गठबंधनों की जो पार्टियां हैं, जो 6 पार्टियां जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, अगर आप उनकी टोटल जितनी भी अभी तक चुनावी रणनीति
जितने भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे, कुछ सीटों पर दोस्ताना फाइट का जो मामला चल रहा है और जिस तरह की बयानबाजी उनकी आ रही है, वहां आपको ये लगेगा कि वो सब जो है अपने अपने गठबंधन को जिताने या सरकार बनाने से ज्यादा चिंता इन 6 की 6 पार्टियों को ये है कि हम कैसे बेस्ट परफॉर्म कर पाए। यहां तक तो ठीक है, हर पार्टी चाहेगी कि भाई उसके कैंडिडेट ज्यादा आए, लेकिन गड़बड़ कहां होती है जब आपको एक साफ साफ कुछ चीजें परिलक्षित होने लग जाती हैं कि गठबंधन के साथी ही ना सिर्फ अपनी सीटें ज्यादा लाने के चक्कर में हैं, बल्कि अपने दूसरे गठबंधन के साथी की सीटों को कम करने के लिए उसकी टांग खिंचाई करने में भी पूरी तरह से लगे हुए और जुटे हुए आपको नजर आएंगे। और ये इस बात से कोई ये नहीं है कि ये इल्जाम या ये वाली जो चीज दिख रही है वो सिर्फ महाविकास अघाड़ी में दिख रही है, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार या उद्धव ठाकरे के बीच में, महायुति में भी है। भाजपा को ले लीजिए, भले ही आप शिवसेना शिंदे गुट को ले लीजिए, भले ही आप एनसीपी को ले लीजिए, आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जिस तरह से कैंडिडेट्स उतारे इन 6 की 6 पार्टियों ने, तो वहां पर यह वाली चीज बड़ी साफ परिलक्षित हो रही है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी क्या है कि आज राजनीति कुछ इस तरह से हो चुकी है कि शायद अगर मतलब कांग्रेस और भाजपा का कभी शायद गठबंधन निकट भविष्य में या कभी भी मुझे नजर नहीं आता, बाकी तो अनटचेबिलिटी फैक्टर जो है वो आज भारत की राजनीति से समाप्त हो गया है। चुनाव पूर्व गठबंधन भले ही कुछ हो, चुनाव के बाद का गठबंधन क्या होगा, उस सरकार की शेप क्या होगी, उस सरकार में शामिल पार्टियां कौन कौन सी होंगी, कौन साथी होंगे, कौन ऐसे लोग जो आज साथी हैं कल साथी नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा मैदान खुला पड़ा है। जो 2019 में हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। 2019 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों को मेजॉरिटी भी मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी थे, टोटल 4 पार्टियां थी। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने चुनाव पूर्व गठबंधन को दरकिनार करते हुए, अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री बनने की अपनी लालसा पूरी करते हुए जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तो चुनाव बाद का गठबंधन था। क्या इस बार के चुनाव में भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अगर आप भाजपा के ऊपर नजर डालें या कांग्रेस के ऊपर नजर डालें, तो सबसे ज्यादा सीटें लड़कर भाजपा एक किस्म से आज दौड़ में आपको आगे नजर आ रही है, क्योंकि 150 से ज्यादा उसके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कांग्रेस 102 सीटों पर लड़ रही है। यानी कि अपने बलबूते पर सरकार बनाने में तो कोई भी पार्टी यहां सक्षम है ही नहीं। 90% से ऊपर का रेशो लेकर आएगी, तब शायद भाजपा अपने सारे प्रत्याशी भी जिता लेती है, तब कहीं जाकर उसकी अपने बलबूते पर सरकार बनती है। ऐसा कुछ होने की संभावना वहां पर नगण्य है। तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चुनाव पूर्व का जो गठबंधन है उसमें अगर हम पहले महायुति की ही बात कर लेते हैं, महायुति में अगर आपको एनसीपी अजीत पवार नजर आता है, शिंदे की शिवसेना नजर आती है, भाजपा नजर आती है, तो आप उनके प्रत्याशियों के ऊपर जब नजर डालेंगे तो अजीत पवार, जहां एक और अजीत पवार मतलब उन्होंने पहले कमिटमेंट भी करी और पूरी बातचीत भी भाजपा के साथ करी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक तरफ तो नवाब मलिक की बेटी को टिकट देने के लिए भाजपा को मना लिया, चलिए भाजपा मान गई जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर 2:55 के ऊपर सिंबल पकड़ाया नवाब मलिक को, और वो जाकर वहां पर अपना पर्चा दाखिल करके आए, तो उसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि हम या भाजपा उनके लिए प्रचार नहीं करेगी, ये अपने आप में एक अलग ही सिग्नल दे रहा था। वही दूसरी ओर अगर आप शिंदे साहब की बात करें, मुख्यमंत्री महोदय की, तो मुख्यमंत्री महोदय भी अपनी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के साथ साथ इस काम में भी लगे हुए हैं कि कैसे एनसीपी अजीत पवार की सीटें कमाएं या शिवसेना उद्धव ठाकरे की सीटें
कम आए उनके मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जहां भाजपा ने पावर बैलेंस करने के चक्कर में उनके साथ युति होने के बावजूद भी अजीत पवार को अपने साथ लाया, उनको सरकार में शामिल किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा ने उनका एक कद जो था उसको कर्टेल करने की कोशिश की, या कहते हैं कि कंट्रोल में रहने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। तो वो ऑल्टरनेटिव भाजपा की नजरिए से कमजोर करने की दिशा में जिस तरह से गोटियां शिवसेना शिंदे गुट ने या मुख्यमंत्री शिंदे ने बिछाई हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनकी पूरी की पूरी कोशिश यह है कि किस तरह से एनसीपी अजीत पवार की सीटें कम से कम आए, किस तरह से शिवसेना उभाटा की सीटें कम से कम आए। और दूसरी तरफ भाजपा जो है, भाजपा ना सिर्फ अपने कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जिताने की दिशा में लगी हुई है, उनके भी अगर आप कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट देखेंगे तो उन्होंने एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके अंदर जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को घुसाया है, चाहे शहना एनसी की बात कर लीजिए, चाहे दूसरे प्रत्याशी की बात कर लीजिए, दो पूर्व सांसद उन्होंने शिवसेना के सिंबल पर लड़वा रहे हैं। तो वो जो घुसपैठ भाजपा की करने की कोशिश है वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग का अगर ऐसा कोई भी प्रयास होता है शिवसेना शिंदे की तरफ से या एनसीपी अजीत पवार की ओर से, तो उसको कंट्रोल करने की जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भाजपा अभी से तैयार करके चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अघाड़ी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उभाटा यानी कि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कि 2019 में भाजपा का साथ छोड़ा था, तो किस लिहाज पर छोड़ा था? केवल और केवल इस बात पर छोड़ा था कि उनको मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। उनकी इस महत्वाकांक्षा को एनसीपी के शरद पवार ने पहले भी हवा दी, उस समय 2019 में चुनाव के बाद भी और चुनाव से पूर्व भी वो उनके साथ अंदर खाते कुछ ना कुछ खिचड़ी पका ही रहे थे। तो अब जबकि महाविकास अघाड़ी के तीनों जो घटक दल हैं, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना की तो बात ही नहीं करें, बाकी दोनों घटक दलों ने जब बिल्कुल ये क्लियर बोल दिया कि हम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, यानी उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने से साफ साफ मना कर दिया। तो ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर कि एक और शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री के रूप में या प्रदेश की राजनीति में सेटल करने के चक्कर में वो अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। उनका पूरा प्रयास है कि कैसे अजीत पवार के पर काटे जा सकें। अजीत पवार के सामने जिस तरह से उन्होंने अपने पोते को लड़ाया है, यानी अजीत पवार के भतीजे को लड़वाया है, तो ये साफ तौर से है कि पूरे सीरियस नोट के ऊपर शरद पवार अजीत पवार के पर काटना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आप बात करिए तो कांग्रेस ने दबाव बना के लड़ झगड़ के, जैसे भी तीनों जो घटक दल हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा किया, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर उसने लड़ाया। तो कांग्रेस की भी कोशिश ये है कि वो एक ऐसी स्थिति में आए कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है या महाविकास अघाड़ी को कुछ अच्छा नंबर मिलता है और दूसरी तरफ भाजपा की महायुति को भी पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो जैसे मैंने कहा कि अनटचेबिलिटी फैक्टर खत्म हो चुका है, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जो है महायुति से, भले वो अजीत पवार हो भले वो शिवसेना हो, उनको लाकर वो अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करें। देखिए एनसीपी के शरद पवार का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मेन सारा जो केंद्र बिंदु है इस पूरे चुनाव में, मैं जिस व्यक्ति को केंद्र बिंदु के रूप में देखता हूं वो है उद्धव ठाकरे। लोग आज की डेट में उद्धव ठाकरे को बहुत कमतर करके चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि चुनाव के पश्चात जब नतीजे आएंगे वो नतीजे कुछ भी हों, भले ही महायुति को पूरा बहुमत मिले, भले ही महायुति सरकार बनाने की स्थिति में हो, तब भी उद्धव ठाकरे का रुख क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं
आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि उद्धव ठाकरे पलटी मारेंगे ही मारेंगे। उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से पलटी मारेंगे, ये बात होके रहेगी और वो उसी तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी इसी तैयारी को या उनके इन्हीं संकेतों को देखते हुए शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, मैं अभी फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा। उद्धव ठाकरे ने भाजपा का साथ छोड़ा मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो अब जब महायुति के महाविकास अघाड़ी का जो उनका गठबंधन है उसमें उनकी वो महत्वाकांक्षा उनको पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो बैकग्राउंड रही है, जो माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के वो पुत्र हैं, तो एक कहते हैं एक वैचारिक समानता, हालांकि उन्होंने उन विचारधारा को छोड़ा दरकिनार किया वो एक अलग बात है, लेकिन वैचारिक समानता के हिसाब से उनकी नजदीकी भाजपा के साथ ज्यादा बनती है। वो उनके भाजपा के साथ दोबारा आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो मैंने रिले रेस की बात कार्यक्रम के शुरू में कही थी उसको मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि कौन किसके साथ भाग रहा है, आप ये वाली बात भूल जाइए। इस रिले रेस में आपको दो टीमें नजर आ रही हैं, 3 लोग बैटन उठा के इधर हैं, 3 लोग बैटन उठाकर इधर हैं, लेकिन अपने अपने हिस्से की रेस पूरी करने के बाद यानी कि चुनाव के बाद कौन अपनी बैटन किसको पकड़ा देगा, इस बात की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। अगर आप भाजपा की कहें कि भाजपा बहुत वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है, उसका अपने एक नियम है, कायदा है, तो पिछले कुछ समय से या जब से मोदी शाह युग शुरू हुआ है, तो मोदी शाह युग शुरू होने के बाद से भाजपा का भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनके लिए सभी लोग स्वीकार्य हैं। अगर आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो भाई आपका स्वागत है। आप भले अशोक चव्हाण हो, आप भले ही एकनाथ शिंदे हो, आप भले ही अजीत पवार हो, आप भले ही पीडीपी हो, आप कुछ भी हो, आप नीतीश कुमार हो जो 2 बार छोड़कर जा चुके, दोबारा आ रहे हैं तो आ जाइए, वेलकम है। आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो आइए। तो सिमिलर ग्राउंड पर मैं कहना चाहता हूं कि आप ये मानकर चलिए कि सिवा इसके कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे, बाकी किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आपको चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। आपको महाविकास अघाड़ी में जाते हुए शिंदे नजर आ सकते हैं, आपको महाविकास अघाड़ी में अजीत पवार जाते हुए नजर आ सकते हैं, आपको महायुति के अंदर उद्धव ठाकरे आते हुए नजर आ सकते हैं, आपको महायुति के अंदर शरद पवार भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अल्टीमेटली जब एनसीपी और शिवसेना दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर भाजपा के साथ है ही, तो उनके दूसरे फैक्शन को भी भाजपा के साथ आने में कोई परेशानी नहीं है और भाजपा को उनको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बात एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव के बाद किसी भी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है महाराष्ट्र में, लेकिन बिटवीन द लाइन अगर आप इस सारे विश्लेषण को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये जानेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में एडवांटेज बीजेपी है। यानी कि भले ही शरद पवार महायुति की तरफ आए, भले ही उद्धव ठाकरे महायुति की तरफ आए, दोनों पार्टियां महायुति की तरफ आ रही हैं, यानी कि पानी का बहाव उधर है, यानी कि वो अपनी अपनी दौड़ पूरी करके वो बैटन भाजपा को पकड़ा सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन असली जो पिक्चर है वो तो 23 तारीख के बाद ही नजर आएगी, या 20 तारीख को जब वोटें डल जाएंगी तभी हमें ये वाली चीज समझ में आएगी, सामने आएगी। तो तब तक इंतजार करते हैं। लेकिन ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी और महायुति, ये चुनाव पूर्व के जो गठबंधन का जो स्वरूप है, क्या ये स्वरूप चुनाव के बाद भी कायम रह पाएगा। इस पर हम लोग तो नजर बनाए हुए हैं और हर समय आपके पास लेटेस्ट खबर और लेटेस्ट विश्लेषण लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।